प्रधानमंत्री ने बजट पश्चात वेबिनार को किया संबोधित। कहा, भारत अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था से विश्व के लिए बना उम्मीद। रिसर्च में बड़े निवेश पर जोर। आजीवन कारावास की सजा काट रहे 23 कैदी होंगे रिहा। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद ने दी मंजूरी। रिहा होने वाले कैदियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का निर्देश। रांची में 2 सितंबर से होगा मतदाता पंजीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सम्मेलन को लेकर वेबसाइट और ब्राउजर किया लॉन्च। और साल का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण आज दोपहर लगभग 3:20 से शाम 6:48 तक रहेगा असर। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतत और सशक्त आर्थिक विकास विषय पर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था से विश्व के लिए उम्मीद बना हुआ है। उन्होंने रिसर्च में बड़े निवेश पर भी जोर दिया। बताया गया कि आज हजारों की तादाद में ढेर सारे विषयों पर अनगिनत लोग अपने सुझाव देने वाले हैं। विषय के जो एक्सपर्ट्स हैं वे भी हमसे जुड़ने वाले हैं। इतनी बड़ी तादाद में बजट पर चर्चा ये अपने आप में एक बहुत सफल प्रयोग है। आप सब समय निकाल करके इस वेबिनार में जुड़े, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। इस वेबिनार की थीम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को निरंतर मजबूती देने से जुड़ी हुई है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन और इजराइल के प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब, बहरीन और जॉर्डन के शीर्ष नेताओं से टेलीफोन पर बातचीत की है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब और बहरीन की संप्रभुता पर हुए हालिया हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया। उन्होंने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय के साथ भी क्षेत्र में तेजी से बिगड़ते सुरक्षा हालातों पर गहरी चिंता साझा की। इन तीनों अरब देशों के नेतृत्व के साथ चर्चा में प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को जल्द बहाली को पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस कठिन समय में सऊदी, बहरीन और जॉर्डन में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीनों नेताओं का आभार भी व्यक्त किया। राज्य के विभिन्न जिलों में आज आजीवन कारावास की सजा काट रहे 23 कैदियों को रिहा किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल देर शाम उनके आवासीय कार्यालय में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की हुई 36वीं बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में परिषद द्वारा अनुशंसित नए मामलों के साथ साथ पिछली बैठकों में रिहाई से संबंधित अस्वीकृत 34 मामलों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने रिहा होने वाले कैदियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने तथा डायन बिसाही के आरोप में जेल में बंद कैदियों को महिला एवं सहायता समूहों के माध्यम से जागरूक करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में 17 योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नारायणपुर को अनुमंडल का दर्जा दिलाने का प्रयास जारी रहेगा। श्री अंसारी ने कहा कि यह आधुनिक अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। कि 17 महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास हम किए हैं। आज समय कम था, विधानसभा भी चलना है और ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि गांव तक हम पहुंच रहे हैं। गांव में जो उम्मीद, जो वादा हमने किया लोगों से, वो हम पूरा किया। आने वाले दिनों में नारायणपुर को हम
200 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, एकदम हाईटेक हॉस्पिटल यहाँ पे बनने जा रहा है। तो लोगों को यहाँ मजबूत कर रहे हैं, यहाँ के लोग दूसरे जिला ना जाए इलाज कराने के लिए। पुराना रेफरल हॉस्पिटल था मेरा, उसको हम हाईटेक हमने कर दिया है, तो बेहतर से बेहतर हम करने का काम कर रहे हैं। झारखंड समेत देश के कई इलाकों में होली को लेकर उत्साह का माहौल दिख रहा है। कई राज्यों में आज होली मनाई जा रही है, जबकि झारखंड में कल होली मनाई जाएगी। देश के कई हिस्सों में आज होली का पर्व मनाया जा रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में आज लोग हर्ष और उल्लास के साथ होली मना रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में 2 और 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा। लोकतंत्र की मजबूती और मतदाता पंजीकरण प्रणाली को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से होने वाले इस सेमिनार में देश विदेश के शिक्षाविद, प्रोफेशनल्स और पॉलिसी मेकर्स हिस्सा लेंगे। रांची में आयोजित होने जा रहा यह अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार झारखंड के लिए गर्व का विषय है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इससे संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की। पूरा विश्व में कितना भी एकेडमिशियन है, रिसर्च स्कॉलर है, स्टूडेंट्स है, उस तरफ से प्रैक्टिशनर है, उन सब से हम लोग को उसी टीम में हम लोग को पेपर इन्वाइट कर रहा है। अब्स्ट्रैक्ट 30 अप्रैल तक देने के लिए है। फाइनल पेपर 24 जुलाई तक डेट दिया हुआ है। सितंबर 2 और 3 को रांची में कॉन्फ्रेंस करेंगे। कितना पेपर एक्सेप्ट हो रही है उन्हीं का ही इन्वाइट करेंगे, उनके साथ में हम लोग कॉन्फ्रेंस करके एक फाइनल डॉक्यूमेंटेशन हम लोग पूरा जिसका यूज के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए हम लोग एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान सेमिनार से संबंधित पुस्तिका और वेबसाइट की भी लॉन्चिंग की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भारत ही नहीं बल्कि अन्य लोकतांत्रिक देशों के शैक्षणिक संस्थान, विषय विशेषज्ञ, पत्रकार, प्रोफेशनल्स और पॉलिसी मेकर्स भी इस सेमिनार में हिस्सा ले सकते हैं। वो झारखंड के साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के साथ में कर रहा है, उनको हम लोग इस कोलैबोरेशन करके बोलेंगे। उनके साथ में नॉलेज पार्टनर में सेंट सेवियर्स कॉलेज, नेशनल यूनिवर्सिटी रांची, IIM रांची नॉलेज पार्टनर की तरफ से सीओ ऑफिस के साथ में काम। रांची में आयोजित होने जा रहा यह अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में दोल उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी कोलकाता अबीर से सराबोर नजर आ रही है। राजधानी कोलकाता अबीर से सराबोर नजर आ रही है। बसंत के इस पर्व के दौरान शुभकामनाओं का आदान प्रदान और रविंद्र संगीत की धुनों से माहौल सराबोर है। देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में होली से एक दिन पहले सुबह सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया। इस अनुष्ठान में बाबा भोलेनाथ को भगवान विष्णु से मिलाया गया। देवघर में हर साल हरिहर मिलन के बाद ही रंगों की होली खेली जाती है। होली के एक दिन पहले बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया। अहले सुबह आयोजित इस विशेष अनुष्ठान में भगवान भोलेनाथ का भगवान कृष्ण से मिलन कराया गया। देवघर में हर साल हरिहर मिलन के बाद ही रंगों की होली खेलने की परंपरा है।
बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पुरोहित श्रीनाथ महाराज की माने तो ऐसी मान्यता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ को स्थापित करने वाले स्वयं हरि थे। इसलिए होली से पहले हरि और हर का मिलन कराया जाता है। आज ही के दिन बाबा बैद्यनाथ यहाँ पे रावण के द्वारा लाए गए थे और विष्णु भगवान के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ का विशेष पर्व है होली और इसमें भगवान जी को अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है और यहाँ का विशेष हरि और हर का मिलन होता है। हरिहर मिलन की इस पावन परंपरा के साथ ही देवघर में होली उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु रंगों के पर्व की तैयारियों में जुट जाते हैं। आस्था और परंपरा का यह संगम देवघर की धार्मिक पहचान को और भी विशेष बना देता है। विकर्ण हुआ समय पर मुहूर्त पर 5:11 सुबह आज और उसके बाद तुरंत वहां से निकले और यहाँ पर हरिहर मिलन शुभ मुहूर्त में यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ और हरि मने विष्णु भगवान, हर मने शिव, दोनों का हरिहर मिलन होता है। प्राचीन, बहुत ही प्राचीन धर्म परंपरा है जिनका बहुत अच्छा से निर्वहन किया गया और यहाँ पर हरिहर मिलन हो गया। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हरि और हर के इस मिलन के बाद ही देवघर में रंगों की होली खेली जाती है, जो इस धाम की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और भी विशेष बनाती है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। रंगों के इस त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए रांची पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर के हर संवेदनशील और रिहायशी इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। त्योहार से पहले शहर के सभी थानों में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। पुलिस अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। लगातार पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है ताकि हर इलाके में सुरक्षा का भरोसा बना रहे। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि त्योहार के दौरान सतर्कता में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। रांची पुलिस के द्वारा जो डिप्लॉयमेंट किया गया है उसमें जो मुख्य चौक चौराहे हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया है और आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। पब्लिक को भी ये बोला गया है कि जो असामाजिक तत्व है, कमेंट्स पास करते हैं या फिर जो अनएथिकल तरीके से जो होली खेलते हैं जिसमें ज़्यादा रंगों का जो यूज़ किया जाता है, केमिकल्स का जो यूज़ किया जाता है, उसको पुलिस डिस्करेज करती है क्योंकि उससे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। होली को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा का मजबूत खाका तैयार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने बताया कि इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 24 घंटे सक्रिय रहेगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। लगभग सारे थानों में शांति समिति की बैठक की जा चुकी है और जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी का भी यही मैसेज रहा है कि कम्युनिटी के जो शांति समिति के जो मेंबर्स हैं उन्होंने खुद ही बोला है कि हम ये मैसेज जो है समाज में अपने एरिया में डिसमिनेट करेंगे कि जो होली है वो शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्द के साथ जो मनाई जाए। रांची पुलिस ने शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि सभी लोग आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहार मनाएं। प्रशासन का लक्ष्य साफ है, रंगों का यह पर्व खुशियों के साथ गुजरे और शहर में शांति और व्यवस्था कायम रहे। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश की रिपोर्ट। राजधानी रांची सहित राज्य भर में फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन की गई। इसके साथ ही रंगों का त्यौहार होली का जश्न शुरू हो गया है। राजधानी के विभिन्न इलाकों में स्थानीय लोगों ने विधि विधान से होलिका की पूजा अर्चना कर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक इस पवित्र अनुष्ठान को संपन्न किया। होलिका दहन हिंदू धर्म में प्रेम, भक्ति और सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व भक्त प्रहलाद और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा से जुड़ा है। रेलवे ने होली पर यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पिछले 5 दिनों में दिल्ली से लगभग 14 लाख यात्रियों ने यात्रा की। वहीं आज प्रमुख स्टेशनों पर 22 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना है। होली के पर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे ने देश भर में यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सटीक योजना और समन्वित व्यवस्था के जरिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग
आराम से अपने घर पहुंच सकें। इसी कड़ी में उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त प्रबंध किए हैं। खास तौर पर पूर्वी राज्यों की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। 1 मार्च को दिल्ली से 22 विशेष ट्रेनें संचालित की गईं, जिनसे लगभग 3.36 लाख यात्रियों ने सफर किया। ये संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 18% ज्यादा है। पिछले 5 दिनों में दिल्ली क्षेत्र से लगभग 14 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। फरवरी के आखिरी सप्ताह से मार्च तक 195 विशेष ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई है। वहीं पश्चिमी रेलवे ने होली के त्योहार के दौरान यात्रा की बढ़ती मांग के बीच में 3 दिन में कुल 23 लाख यात्रियों का आंकड़ा दर्ज किया। 27 फरवरी को 13 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जिसके बाद 28 फरवरी को 4 लाख और 1 मार्च को 4 लाख यात्रियों ने सफर किया। इसके साथ ही यात्रियों को ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन और रेल वन ऐप के जरिए टिकट खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और इतना ही नहीं, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ और टिकट चेकिंग स्टाफ अतिरिक्त तैनात किया गया है। तो विशेष इंतजामात किए गए हैं। होली को ध्यान में रखते हुए रेलवे की तरफ से 3 दिनों की अगर बात करें तो 23 लाख से ज्यादा लोगों ने सफर किया है और एटीवीएम से टिकट लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है यात्रियों को। और खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। अतिरिक्त आरपीएफ और टिकट चेकिंग स्टाफ को भी इस दौरान तैनात किया गया है। भारत की एआई यात्रा अपने दौर में प्रवेश कर चुकी है। इंडिया एआई मिशन के तहत 38,000 से ज़्यादा हाई एंड जीपीयूज देश में तैनात किए गए हैं। भारत अब एआई का सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहा, बल्कि वैश्विक नेतृत्व करने की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान जिस पहल ने सबसे अधिक ध्यान खींचा वह है इंडिया एआई मिशन। ये मिशन केवल तकनीकी निवेश नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और सॉवरेन एआई इकोसिस्टम की मजबूत नींव है। 10,300 करोड़ रुपए के निवेश से समर्थित इंडिया एआई मिशन के तहत देश में 38,000 से अधिक हाई एंड जीपीयूज तैनात किए गए हैं। इनमें अत्याधुनिक एनवीडिया के H100 चिप्स और आने वाले ब्लैकवेल मॉडल शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरी कंप्यूट क्षमता घरेलू डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, यानी डेटा देश की सीमाओं के भीतर सुरक्षित रहता है। यही है सॉवरेन कंप्यूट, जहां मॉडल ट्रेनिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट तक सब कुछ भारत में, भारत के लिए। इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं, बल्कि उसे सुलभ बनाना है। इन हाई एंड जीपीयूज तक पहुंच मात्र 65 रुपए प्रति जीपीयू घंटे की दर से उपलब्ध है। शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और उद्यमों के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है। फाउंडेशनल एआई मॉडल विकास के लिए 100% तक कंप्यूट सब्सिडी, इन्फ्रेंस कार्यों के लिए 40% तक सहायता। इसका अर्थ है वैश्विक हाइपर स्केलर्स पर निर्भरता घटेगी और भारतीय नवाचार को स्वदेशी आधार मिलेगा। मेटी का समर्पित पोर्टल शोधकर्ताओं को इन संसाधनों तक सरल और पारदर्शी पहुंच प्रदान करेगा। इस मिशन के क्रियान्वयन में कई तकनीकी भागीदार जुड़े हैं। योटा डेटा सर्विसेज का शक्ति क्लाउड भारत का पहला सॉवरेन एआई क्लाउड बनकर उभरा है। 9,000 से अधिक जीपीयूज, जिनमें 8,192 H100 शामिल हैं, एआई लैब्स, वर्कस्पेस और क्लस्टर्स के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा E2E नेटवर्क्स, L&T और एनवीडिया समर्थित प्लेटफॉर्म GPU Edge A सर्विस मॉडल के तहत पे पर यूज सुविधा प्रदान कर रहे हैं। डेटा तैयारी, मॉडल ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट, पूरा वर्कफ्लो अब स्वदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर पर संभव है। पहले अत्याधुनिक जीपीयूज तक पहुंच सीमित और महंगी थी, अब वही संसाधन सब्सिडी के साथ उपलब्ध है। बेंचमार्क परीक्षणों में इन प्लेटफॉर्म्स का प्रदर्शन एनवीडिया के वैश्विक रेफरेंस मानकों के करीब पाया गया है। इसका सीधा अर्थ है भारतीय शोधकर्ता और स्टार्टअप्स अब विश्व स्तरीय एआई मॉडल देश में ही विकसित कर सकते हैं। स्थानीय भाषाओं, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन जैसे क्षेत्रों में नवाचार को नई गति मिल रही है। इंडिया एआई मिशन तकनीकी पहल से कहीं अधिक है।
यह डेटा संप्रभुता, डिजिटल आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सशक्त करने का माध्यम है। जब कंप्यूट, डेटा और मॉडल तीनों देश के भीतर हों, तो नवाचार की दिशा भी देश तय करता है। एआई के इस नए औद्योगिक युग में भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, निर्माता बनने की ओर अग्रसर है। 38,000 से अधिक जीपीयूज, सुलभ दरें, व्यापक सब्सिडी और स्वदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया एआई मिशन ने भारत को एआई में एक मजबूत, आत्मविश्वासी आधार दिया है। ये केवल तकनीकी विस्तार नहीं, ये क्षमता का निर्माण है, ये विश्वास का विस्तार है। भारत अब एआई में भागीदारी नहीं, नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रांची समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन पर बल दिया गया तथा नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन पर सभी पदाधिकारियों को बधाई दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 पर बोकारो में 8 से 15 मार्च तक जिला प्रशासन सप्ताहव्यापी महिला महोत्सव आयोजित करेगा। प्रदर्शनी, निबंध प्रतियोगिता, सम्मान समारोह, संवाद, पेंशन अभियान और जागरूकता कार्यक्रम होंगे। उपायुक्त अजयनाथ झा ने समन्वय के सफल आयोजन के निर्देश दिए। जामताड़ा में बच्चा चोरी की फैल रही अफवाहों पर रोक लगाने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अभियान में पुलिस अधीक्षक भी शामिल रहे और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। होली पर्व को लेकर पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे कला और सिरमा गांव में अवैध महुआ शराब के विरुद्ध छापेमारी की गई। कार्रवाई में करीब 120 किलोग्राम जावा महुआ, 30 लीटर महुआ शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिए गए। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के रानी चेरी, चिरका और डोल गांव में पुलिस ने अवैध देसी महुआ शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान करीब 250 किलो जावा महुआ और शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मौके पर ही नष्ट किए गए। गढ़वा जिले के सभी थाना और ओपी क्षेत्रों में होलिका दहन और होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। यह मार्च होलिका दहन स्थलों और संवेदनशील चौक चौराहों पर किया गया ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे और लोग निर्भय होकर त्योहार मना सकें। हजारीबाग पुलिस ने बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र के हुरहुरु मोहल्ला में कुएं से मिले शव के मामले का सफल उद्भेदन कर लिया है। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। साल का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण आज दिखाई देगा। दोपहर लगभग 3:20 से शाम 6:48 तक इसका असर रहेगा। आज दोपहर लगभग 3:20 से चंद्र ग्रहण आंशिक चरण के साथ शुरू होकर शाम 6:48 तक रहेगा। इस हिसाब से चंद्र ग्रहण की अवधि 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी। इस दौरान पूर्ण चंद्र ग्रहण का चरण शाम 4:34 से शुरू होकर शाम 5:33 तक रहेगा। ये ग्रहण सुदूर पश्चिमी भाग के कुछ स्थानों को छोड़कर भारत के अधिकांश जगहों पर दिखाई देने वाला है। उत्तर पूर्व भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों को छोड़ दिया जाए तो भारत के अधिकांश स्थानों पर चंद्रोदय के समय चंद्र ग्रहण नजर आएगा। वहीं पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में भी ग्रहण दिखाई देगा। सूतक काल की बात की जाए तो ये ग्रहण से 9 घंटे पहले ही मान्य हो जाता है। लिहाजा आज दिन भर देश भर के मंदिर बंद रहेंगे और पूजा अर्चना भी निषेध होगी। ग्रहण के बाद मंदिरों में साफ सफाई के बाद ही मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में चंद्र ग्रहण को लेकर विशेष तैयारी की गई है। यूं तो विश्व के किसी भी मंदिर में ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ मंदिर में यह 2 घंटे पहले शुरू होता है। 4 बजे तक जलार्पण के बाद मंदिर का पट बंद कर दिया जाएगा, जो संध्या काल में खुलेगा। देवघर में ग्रहण का समय 5:46 से लेकर 6:48 तक है। इसके बाद मंदिर की सफाई कर श्रृंगार पूजा की जाएगी।
बाबा धाम में सूतक काल जो है ग्रहण काल वो 5:46 से शुरू होके 6:48 तक चलेगा और हमारे यहाँ बाबा का पट 4 बजे बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ यही परंपरा है। या मेरा बाबा का सूतक काल लगने माने ग्रहण लगने से 1-1.5 घंटे पहले बाबा का पट बंद हो जाएगा। ये अमनालिंग बाबा बैद्यनाथ धाम है, हमारे यहाँ पंचशूल विराजमान है और हमारे यहाँ का यही परंपरा है। चंद्र ग्रहण में सूतक 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दौरान मंदिरों में नियमित पूजा स्थगित कर दी जाती है और कपाट बंद कर दिए जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार सूतक काल में देव मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आज चंद्र ग्रहण के सूतक को लेकर सुबह से मंदिरों के कपाट बंद हैं। राज्य भर में गर्मी ने दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान चाईबासा में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। T20 विश्व क्रिकेट का रोमांच अब आखिरी दौर में पहुंच गया है। कल सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल बुधवार को ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को मुंबई में भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। टीम इंडिया ने ग्रुप 1 में 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम 4 में जगह बनाई, जबकि दक्षिण अफ्रीका तीनों मैच जीतकर 6 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रही। दोनों मैचों के विजेता 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच खेलेंगे। आज विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जा रहा है। विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित करने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हर साल 3 मार्च को दुनिया भर के जंगली जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें हमारी पृथ्वी की अनोखी जैव विविधता का जश्न मनाने और इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। इस साल की थीम है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। ये इस बात पर जोर देती है कि किस तरह प्रकृति हमारी सेहत, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और स्थानीय आजीविकाओं को बनाए रखती है और कैसे इनके अस्तित्व पर अब जंगलों के कटाव, अति शिकार और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां मंडरा रही हैं। भारत दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले देश में से एक है, जो संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। गिर राष्ट्रीय पार्क के एशियाई शेरों से लेकर देश भर के विशाल जंगल और नदियों का संरक्षण हमारे लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे प्रमुख कार्यक्रम वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवासों के पुनरुद्धार को मजबूती दे रहे हैं। वन्यजीव केवल जीव जंतुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी आजीविका, खाद्य सुरक्षा, औषधियाँ और पारिस्थितिक संतुलन का आधार है। इन्हें बचाना केवल प्रजातियों को और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने बजट पश्चात वेबिनार को किया संबोधित। कहा, भारत अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था से विश्व के लिए बना उम्मीद, रिसर्च में बड़े निवेश पर जोर। आजीवन कारावास की सजा काट रहे 23 कैदी होंगे रिहा। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद ने दी मंजूरी। रिहा होने वाले कैदियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का निर्देश। रांची में 2 सितंबर से होगा मतदाता पंजीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सम्मेलन को लेकर वेबसाइट और ब्राउजर किया लॉन्च।
और साल का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण आज दोपहर लगभग 3:20 से शाम 6:48 तक रहेगा असर। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद।